वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एमपी टेट ग्रेड 1 के अभ्यर्थियों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 5 जो है अकाउंटेंसी का, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का अधिमूल्य प्रीमियम पर निर्गमन है। कहते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, जब शेयर इशू करते हैं और उस पर प्रीमियम मिलता है तो ये है क्या। ऑप्शन देखिए, क्या ये पूंजीगत लाभ है, बी पूंजीगत हानि है, सी आयगत लाभ है, डी आयगत हानि है, कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू गेन है, रेवेन्यू लॉस। देखिए रेवेन्यू आयगत, आयगत का संबंध होता है, आयगत से मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हम अपनी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आयगत लाभ होता है। लेकिन जिस चीज को बिजनेस में कमाया नहीं गया फिर भी प्राप्त हो रहा है, वो कारण कोई भी हो सकता है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट यानी कि पूंजीगत लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रीमियम होता है इसको क्या करती कंपनी अपनी गुडविल की वजह से शेयर जब इशू करती है तो वो प्रीमियम पर इशू कर देती है। ये अमाउंट बिजनेस में नहीं कमाया गया है जबकि शेयर इशू करने पे कमाया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि अंशों का अधिमूल्य प्रीमियम पर निर्गमन है तो ये पूंजीगत लाभ है। ए विल बी द राइट आंसर यानी कि कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर्स आर इशूड टू। देखिए ऑप्शन ए प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए, बी ऋणपत्रधारियों के लिए, सी विद्यमान अंशधारियों के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन देखिए, ए प्रमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज, डिवेंचर होल्डर्स, सी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो राइट शेयर होते हैं, जैसे कि कुछ शेयर्स पहले जो भी इशू करे गए हैं यानी कि नॉर्मल शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो ये जो राइट शेयर इशू करे जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पूछा जाता है। जब कभी कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो वो नॉर्मल शेयर है। कंपनी जब दोबारा शेयर इशू करती है तो कंपनी कहती है कि देखो जिन लोगों ने हमारे यहाँ के पहले शेयर लिए उनसे पूछना जरूरी होता है। तो कंपनी उनको जनरली कम रेट पर यानी कि जो मार्केट रेट उससे कम रेट पर उनको शेयर वो इशू करती है। और उनके पास ऑप्शन ये भी होता है कि चाहे तो खुद परचेज कर ले, चाहे वो अपना राइट किसी को बेच दे, सेल कर दे। तो देखिए कि ये किनको, अब आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि जिन्होंने पहले शेयर खरीदे उन्हीं को दोबारा जब हम शेयर देते हैं तो ये वाले शेयर देते हैं। तो ऐसे शेयर ये राइट शेयर होते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि सी ऑप्शन है, विद्यमान अंशधारियों को, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये शेयर इशू करे जाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। एग्जिस्टिंग का मतलब पुराने शेयर होल्डर, विद्यमान शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। देखिए ऑप्शन क्या है, लाभ हानि खाता, बी पूंजी संचय खाता, सी सामान्य संचय खाता और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दीज। जब्त किए गए अंश, जो कंपनी शेयर इशू करती तो कंपनी कहती है हम शेयर इशू करे हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस से लाभ कमाएंगे और इस लाभ को आपस में आप में बांटेंगे सारे शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन किन्हीं कारणवश जब शेयर होल्डर्स अपनी जो उनकी कॉल्स होती है, अलॉटमेंट होती है, वो न दे पाने में असमर्थ होते, मतलब दे पाने में असमर्थ रहते, वो किसी भी कारणवश हो, ऐसे शेयर्स को कंपनी नोटिस देने के बाद में जब्त कर लेती। इनके पास अधिकार होता है कि 14 दिन की नोटिस आपको दिया जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, उनको छीन लिया जाएगा, उनको अमाउंट को जब्त किया। ऐसा जब्त किया हुआ जो लाभ है वो कोई बिजनेस में कमाया गया लाभ नहीं है, और ये कैसा लाभ, ये कैपिटल प्रॉफिट यानी कि पूंजीगत लाभ, ये आयगत लाभ नहीं। और सारे पूंजीगत लाभों को ट्रांसफर किया जाता कैपिटल रिजर्व यानी कि पूंजी संचय खाते में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, दैट इज पूंजी संचय खाता यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। अब जैसे जो भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है उन शेयर को जब री इशू करते हैं तो जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे कम पे यानी कि एक तरह से डिस्काउंट पे करते हैं। तो कहते हैं कि ये जब हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करते हैं तो छूट को
डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है। कैसे? डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। कहाँ पे डेबिट करते हो? ऑप्शन देखिए, अंश पूंजी खाता, बी अंश हरण खाता, सी लाभ हानि विवरण, डी सामान्य संचय यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी जनरल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए, जब हम पुनः निर्गमित करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? एंट्री देखिए, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और दूसरा फिर क्या करते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या करते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट करते हैं, और टू शेयर कैपिटल करते हैं। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि हमने जो डेबिट किया है वो क्या किया? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और इसी को बोलते हैं अंश हरण खाता। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, अंश हरण खाता। राइट आंसर होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी? ऑप्शन देखिए, लाभ हानि विवरण, बी आर्थिक चिट्ठा, सी लेजर खाता, और डी हैं ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो राइट आंसर देखिए इसमें क्या होगा? जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, इसमें जो लेजर अकाउंट है ये किसी भी तरह से वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेजर खाता यानी कि लेजर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, ऑप्शन देखिए, ए प्रत्याशित तथ्य, बी अभिलेखित तथ्य, सी अनुमानित तथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल और बैलेंस शीट है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ, अगर कंपनीज की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है, तो उसमें कहते हैं कि ये वित्तीय विवरण कैसे होते हैं? एंटीसिपेटेड फैक्ट्स पर है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स पे है, एस्टिमेटेड फैक्ट्स पे है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो कुछ भी है ये हमें अभिलेखित तथ्य पर रिकॉर्ड करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड, ऑप्शन देखिए, ए चिट्ठा यानी कि तुलन पत्र, बी लाभ व हानि खाता, सी रोकड़ प्रवाह विवरण, डी उपर्युक्त सभी। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होते बैलेंस शीट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इन सभी चीजें ही वित्तीय विवरण का भाग होती हैं, डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स, किसको? ए संचालकों के लिए, बी अंकेक्षकों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, सी अंशधारकों के लिए, डी प्रबंधन के लिए, ए में है डायरेक्टर्स, बी ऑडिटर, सी शेयर होल्डर, और डी मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो भी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग करी जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग में उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी की सारी चीज़ों को, उनके रिजल्ट्स को, उनके बिजनेस को रिवील किया जाए शेयर होल्डर्स के सामने, अंशधारकों के सामने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अंशधारकों के सामने शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि वही इसके रियल ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर ही रियल ओनर माने जाते हैं कंपनी के। तो उनको सारी चीज़ें पूरे पिछले साल यानी कि पूरे साल के दौरान में जो कुछ भी हुआ है उसको उनके सामने रिवील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिट्ठा यानी कि तुलन पत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, दी गई विशेष अवधि पर, बी विशेष अवधि के दौरान, सी विशेष अवधि के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, सी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये एक विशेष अवधि के लिए करते, दी गई विशेष अवधि पर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं उन पर हम विश्लेषण करें, उसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन देखिए, ए आलोचना एवं विश्लेषण, बी तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, सी निष्कर्ष निकालना, डी उपर्युक्त सभी। क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, सी ड्राइंग कंक्लूजन, और डी
ऑल ऑफ द एबव। तो वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन में होती है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आए उनका क्रिटिसिज्म और एनालिसिस किया जाता है, कंपैरिजन भी करते हैं, पिछले कई सालों के कई वर्षों के ट्रेंड की एनालिसिस भी करी जाती है और इससे हम निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज विश्लेषण माना जाता है यानी विश्लेषण जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज, ऑप्शन देखिए गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस। बी हॉरिजॉन्टल यानी संरचनात्मक विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस। सी स्थैतिक विश्लेषण, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है गतिशील विश्लेषण के नाम से, तो ए विल बी द राइट आंसर, डायनेमिक एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष उदग्र विश्लेषण को रूप में जाना जाता है। वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज, ऑप्शन देखिए स्थैतिक विश्लेषण, बी ए स्टैटिक एनालिसिस, बी संरचनात्मक विश्लेषण, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सी गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे हम स्थैतिक विश्लेषण यानी कि स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विवरणों को के रूप में भी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए क्रियाशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस। बी क्षैतिज समानांतर विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सी लंबरूप विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस। डी बाह्य विश्लेषण यानी कि एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्षैतिज यानी कि समानांतर विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल। देखिए कंपैरेटिव में क्या करते हैं कि एक साल की जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट होता है और दूसरे साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरिजन करते हैं, तो ये क्षैतिज करते हैं यानी समानांतर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन है। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, ऑप्शन देखिए क्षैतिज विश्लेषण। इनका मतलब है कि वित्तीय विश्लेषण जो हम लोग ये फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उसमें से ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं नीचे, इनमें से कौन सा यानी कि यूजफुल होता है, क्या क्या हम यूज करते हैं। तो क्षैतिज विश्लेषण हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज करते हैं, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं, लंबवत विश्लेषण यानी कि वर्टिकल एनालिसिस का भी यूज करते हैं। डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ देबो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। आप देखिए इन सभी का हम यूज करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, या फिर वर्टिकल एनालिसिस कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, या अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन देखिए ए तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस, बी अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, सी तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, डी समाकरण विवरण, डी कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप अगर कभी नोटिस किए हों तो जो हमारी आपके क्लास 12th की जो बुक्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग से पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनके जब चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं या चैप्टर्स आप कह लीजिए, जिसमें कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये तीनों जो नीचे के लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट, ये तलपट ही है, इसका पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑड थिंग है वो है ट्रायल बैलेंस तलपट। तो राइट आंसर हो जाएगा वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में चाहे वो हम बैलेंस शीट का कैलकुलेट करते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं उसका, तो क्या करते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे सारी फिगर्स का परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो हर एक आइटम का इंडिविजुअल का हम टोटल जो होता है बैलेंस शीट का उस पर ही परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए गतिशील विश्लेषण, बी क्षैतिज समानांतर विश्लेषण, सी लंबवत शीर्ष विश्लेषण, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि डायनेमिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज लंबवत यानी कि वर्टिकल एनालिसिस हम इसे
कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल एनालिसिस के हम इसे नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो इज। ऑपरेटिंग रेशियो किस में आता है? ऑप्शन देखिए, लाभप्रदता अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बी निष्पादन अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, सी शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो संचालन अनुपात होता है वो संचालन अनुपात का फार्मूला पहले तो आप समझिए क्या होता है कि ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो इसे हम बोलते हैं, और जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं अपॉन नेट सेल्स यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करते हैं। तो संचालन अनुपात किसका होता है? ये एक अनुपात है किसमें का? लाभप्रदता अनुपात का भाग है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शोन इन। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जो भी फिगर्स आती हैं उसको हम कैसे शो करते हैं? एक बात आप ये जान लीजिए कि रेशियो एनालिसिस में किसी भी रेशियो को जब हम शो करते हैं रेशियो एनालिसिस में तो कैसे शो करते हैं? उसका 3 तरीका है। पहला है कि या तो हम उसको परसेंटेज में शो करते हैं, फिर दूसरा तरीका है कि हम अनुपात में यानी कि रेशियो में शो करते हैं, और तीसरा होता है टाइम्स में। इसके अलावा हम किसी भी तरीके से शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि लाभप्रदता अनुपात यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आने वाले रेशियो कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये सारे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिनको हम कैसे शो करते हैं? तो ऑप्शन देखिए साधारण अनुपात में यानी कि रेशियो में, सिंपल रेशियो में, बी प्रतिशत में, परसेंटेज में, सी गुना में यानी कि टाइम्स में, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसे हम शो करते हैं प्रतिशत में, बी विल बी द राइट आंसर इन द परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्ल परीक्षण अनुपात यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और एक और नाम है जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो। नाम से ही पता चलता अम्ल परीक्षण यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो। तो अम्ल परीक्षण हो या लिक्विड रेशियो, लिक्विड का मतलब यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। जब कभी कोई भी सामने वाली पार्टी जानना चाहती कि इस कंपनी को, मान लीजिए कोई क्रेडिटर है वो जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी की ये कैपेबिलिटी यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास में कितना है, ये अपनी जो भी डेप्ट है उसको पे करने की कितनी कैपेसिटी रखते हैं, तो इसके लिए जो है एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करा जाता है। और कहते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा है जो कि लिखा हुआ है कि नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन देखिए रोकड़ यानी कि कैश, बी प्राप्य विवरण, बिल रिसीवेबल, सी राहतिया इन्वेंट्री, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए रोकड़ प्राप्य विपत्र जो बिल रिसीवेबल है ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, यानी कि करंट असेट में से कौन सी चीज़ है? करंट असेट का पार्ट होता है। और करंट असेट में से कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बाहर करते वो है स्टॉक यानी कि सी रहतिया को। इसका रीजन ये है कि स्टॉक को रियलाइज्ड होने में टाइम लगता है, जबकि बिल रिसीवेबल हो गया या डेटर्स हो गए या फिर आपका कैश है या कैश एट बैंक है, बाकी की चीज़ें रियलाइज्ड हो जाती, इसीलिए हम स्टॉक को इस रेशियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको बाहर रखते हैं। दूसरा कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम बाहर रखते हैं, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके अंतर्गत आता है? हमारे रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। तो उसमें से कौन सा ये भाग होता है, यानी कि स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसका पार्ट है? ऑप्शन देखिए तरलता अनुपात, इन लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, डी नन ऑफ दीज। तो स्टॉक आवर्त अनुपात किसका हिस्सा है? ये निष्पादन अनुपात, सी विल बी द राइट आंसर, एक्टिविटी रेशियो का हिस्सा होता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डेटा टर्नओवर रेशियो किसका हिस्सा होता है, किसके अंतर्गत आता है, किस रेशियो के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो। देखिए जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो या तो कैश का आउटफ्लो होता है या कैश का इनफ्लो होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैश का इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कैश का आउटफ्लो नहीं है? ऑप्शन देखिए लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर। आप सोच करके देखिए कि जब क्रेडिट
क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे होंगे तो कहाँ से कैश आउटफ्लो हो रहा है? हम तो उधार माल खरीद रहे हैं इसलिए क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। दूसरा देखिए स्कंद में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक में इंक्रीज करने से कैश का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। और पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा कि कैश का आउटफ्लो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, ठीक है, इनमें से कैश का आउटफ्लो कहाँ पे नहीं हो रहा। अच्छा डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब हम लेनदारों में वृद्धि करेंगे मतलब ये कि सामान उधार खरीदेंगे तो कैश नहीं जाएगा। आप देखिए स्कंद में वृद्धि करेंगे यानी कि स्टॉक आप परचेज करोगे और कैश में ही, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका कैश का तो आउटफ्लो होगा। और पूर्वदत्त वे प्रीपेड एक्सपेंस करोगे, एक्सपेंसेज को प्रीपेड करोगे यानी कि पहले ही पेड कर दोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि लेनदारों में वृद्धि अगर होती है तो कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, लेखांकन के उपार्जन आधार पर यानी कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बी लेखांकन के रोकड़ आधार पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी लेखांकन के रोकड़ आधार पर। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। इनका मतलब यह है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन लिखे हैं इनमें से कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कि कैश का इनफ्लो नहीं होता। देनदारों में कमी, आप देखिए डेटर से अगर डेटर्स में कमी आएगी इसका मतलब उनसे कैश रियलाइज हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है। दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन, डिबेंचर्स अगर इशूड कर देंगे तो उससे भी तो कैश आ जाएगी तो इनफ्लो होता है। सी लेनदारों में कमी, अब देखिए डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर कैसे घटेंगे जब हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए कैश का आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे इनफ्लो नहीं हो रहा। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ऑप्शन देखिए अतिरिक्त सूचनाओं से, बी लाभ अथवा हानि विवरण से, सी आर्थिक चिट्ठे से, डी इन सभी से यानी कि ए एडिशनल इंफॉर्मेशन, बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी बैलेंस शीट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रोकड़ प्रवाह यानी कि कैश फ्लो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इन सारे के सारे आइटम्स का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इन सभी से, ऑल ऑफ दिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। गैर रोकड़ मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम, इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है यानी कि कैश का आइटम नहीं है एक तरह से। तो देखिए ए नगद विक्रय यानी कि कैश सेल्स, बी ख्याति का अपलेखन, गुडविल रिटर्न ऑफ, सी ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, डी अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो देखिए यहाँ पर ये भी नॉन कैश आइटम, ये भी नॉन कैश आइटम, ये भी नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कौन सा इनमें से नहीं है, वो है ए, यानी कि कैश सेल्स करेंगे तो कैश तो आएगी, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन देखिए यानी कि AS3, AS6, AS9 और AS12। तो राइट आंसर होगा ए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेन देन से रोकड़ प्रवाह होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन अ फ्लो ऑफ कैश, जिसमें कि कैश का फ्लो होगा। ऑप्शन देखिए, बैंक में 40,000 जमा किया, डिपॉजिटेड 40,000 इन बैंक। फिर बी बैंक से 50,000 का आरण किया, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 54,000। सी 25,000 के विक्रय निवेशों को समूल्य पर बेचा, सोल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ 25,000 एट पार। और डी है 50,000 यानी कि 50,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 रुपये के लाभ पर बेचा, सोल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 एट गेन ऑफ 10,000। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सा आइटम ऐसा होगा जिससे कैश का फ्लो होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि बाकी सारे आइटम देखिए कहीं ना कहीं कि बैंक में 40,000 जमा किए या बैंक से आहरण किया या 25,000 के, तो एक आइटम यानी कि सेम अमाउंट हो रहा है। कैश का अगर फ्लो दिखाई पड़ रहा है तो वो डी ऑप्शन से कि 50,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 के लाभ पर बेचा है, मतलब 60,000 का कैश का इनफ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस लेन देन से रोकड़ प्रवाह होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश? ऑप्शन देखिए, बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू बैंक। बी, बैंक से 14,500 का हरण किया, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹14,500। सी, 74,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को ₹9,000 के घाटे बेचा, सोल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹74,000 एट ए लॉस ऑफ 9,000। डी है, 2 लाख रुपए 9% ऋण पत्र को समता अंशों में परिवर्तित किया, कन्वर्टेड 2 लाख 9% डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 74,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 9,000 के घाटे बेचा। बाकी में आप देखिए कि बैंक में जमा किए या बैंक से हरण किया या हमने जो कि डिबेंचर्स को वो शेयर्स में चेंज कर दिया गया, इनमें सब में किसी में भी कैश का फ्लो नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे 74,000 रुपये पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 9,000 के घाटे पर बेचा है, तो यहाँ पर कैश का फ्लो होगा और ये कैश का इनफ्लो होगा। 29 क्वेश्चन है, व्यवसायिक कार्यों में कौन सी भाषा प्रयोग होती? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस? ऑप्शन देखिए, बेसिक, बी है कोबोल, सी फोर्टून, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बेसिक, बी कोबोल, सी फोर्टन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दैट इज कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का अर्थ क्या है, यानी कि सीपीयू स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग इकाई, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और सी कंट्रोल प्राइमरी इकाई, कंट्रोल प्राइमरी यूनिट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, अभी तक अगर इस वीडियो पर आप बने हुए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके दिल में इच्छा है कि आपका एमपी टेट ग्रेड 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और इसका रास्ता क्या है कि जब आप सही रास्ते पे चलेंगे, सही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलनी ही है। और सफलता की इस यात्रा में हम आपके मददगार हो सकते हैं। कैसे? कि अभी हमारे पास में जो कोर्सेज है एमपी टेट ग्रेड 1 का, उसमें आप देखेंगे कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या जो भी आपका जितना भी सिलेबस है, उसमें का कोशिश किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मिल सके और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी ज़रूरत को पूरी कर सके, आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला सके। और रही बात इसकी कि कम समय बचा हुआ है, तो आप इस पे हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, पंकज कॉमर्स क्लासेस, और वहाँ पर आप स्टोर पे जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके लिए कुछ कूपन्स आपको एज ए डिस्काउंट मौजूद हैं। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल भी हो जाएगा। वो सिर्फ एमपी टेट ग्रेड 1 के अभ्यर्थियों के लिए होगा। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज प्रैक्टिस सेट 5। होपिंग दैट you have understand very well. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.